बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है। चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके साथ ही 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। दूसरे चरण में भारी मतदान हुआ, जहां पहले चरण में 65.08% वोट पड़ने से सत्ता पक्ष की नींद उड़ी थी। वहीं दूसरे चरण में ये आंकड़ा और बढ़ा है, साथ ही एनडीए की मुश्किलें भी। दूसरे चरण की वोटिंग में 70% वोटिंग हुई, लेकिन कई पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार को देखकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। बिहार की जिन सीटों पर मतदान हुए उनमें सबसे कम वोट नवादा सीट पर पड़े। यहां कुल वोटिंग प्रतिशत 60 रहा। वहीं सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो किशनगंज सीट पर सबसे ज्यादा वोट गिरे, यहां 79% वोट पड़े हैं। इसके अलावा अररिया में 67.79%, औरंगाबाद में 64.48%, बांका में 68.91%, भागलपुर में 66.03%, गयाजी में 67.50%, जमुई में 67.22%, किशनगंज में 76.26%, मधुबनी में 61.79%, पूर्णिया में 73.79%, पूर्वी चंपारण में 69.31%, रोहतास में 60.69%, सीतामढ़ी में 65.29%। इसके अलावा नीतीश सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की सीट सुपौल पर 70.69% वोटिंग हुई। बीजेपी कोटे से मंत्री रेणु देवी की सीट बेतिया पर 68% वोटिंग हुई। इसके अलावा भी दूसरे चरण में नीतीश के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वहीं कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला। कई लोगों ने सरकार से नाराजगी दिखाते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया। 20 जिलों की 22 सीटों पर हुई बम्पर वोटिंग से महागठबंधन में उत्साह है, जिसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर से राजद प्रत्याशी तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे बिहार ने कमाल कर दिया, मन गदगद है। बीजेपी नेताओं का विरोध और बढ़ते मतदान ने विपक्ष की बाछें खिला दी हैं, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि ज्यादा मतदान सत्ता विरोधी रुझान के चलते होता है, और जिस तरह से बिहार में वोटिंग हुई है उसके बाद से एनडीए नेताओं के चेहरे का रंग। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भयानक विस्फोट से राजधानी के साथ साथ पूरे देश में हड़कंप मच गया है। देश के तमाम राज्यों और अहम शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। घटना के बाद पर्यटकों के लिए लाल किले में प्रवेश 13 नवंबर तक बंद कर दिया गया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसके बाद धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपने का फैसला लिया गया। वहीं विदेश यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अंगोला से फोन कर अमित शाह से बात कर विस्फोट की जानकारी ली। ये घटना न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बल्कि सरकार के लिए भी गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, जिसके चलते पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती जांच को 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित किया। पहला, संदिग्ध की गतिविधियां, दूसरा, फरीदाबाद के एक विश्वविद्यालय से जुड़ा संदिग्ध नेटवर्क, और तीसरा, इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की प्रकृति। जांच में तेजी लाते हुए फरीदाबाद पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एक बड़ी कार्रवाई में एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा से डॉक्टर उमर मोहम्मद की मां और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलवामा से ही एक अन्य डॉक्टर सज्जाद अहमद को भी हिरासत में लिया गया, जो कथित तौर पर आतंकवादी उमर का दोस्त है। विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार की आरसी पर दर्ज नाम सलमान की तलाश भी जारी है, जो गुरुग्राम की शांति नगर का निवासी बताया जा रहा है। एनआईए की एंट्री और जम्मू कश्मीर तक फैले तार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल हो सकता है, जिस पर सरकार अब सख्त कार्रवाई करने का दबाव महसूस कर रही है। और अब इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। बिहार को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिहार में मतदाता सूची के इस इंटेंसिव रिवीजन के लिए आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी हालात कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों राज्यों में एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तमिलनाडु का पक्ष रखते हुए कहा कि हर राज्य में अलग अलग हालात हैं, कहीं त्योहार है, कहीं बाढ़ है। तमिलनाडु में फसल कटाई का मौसम है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, बहुत से लोग वहां नहीं होंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। ये वक्त तमिलनाडु में एसआईआर के लिए सबसे खराब होगा। इस पर जस्टिस कांत ने सवाल किया कि आप लोग इतने आशंकित क्यों हैं, जिसका जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दलों को आशंका है कि इससे अयोग्य मतदाता जुड़ सकते हैं, इससे तो पूरी व्यवस्था ही बर्बाद हो जाएगी। पहले ये 3 साल में होता था, अब ये 1 महीने में कैसे हो सकता है, आखिर इतनी जल्दी क्यों? जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि अगर पीठ संतुष्ट हो जाती है तो वो इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगी। इसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने बेंच के सामने बिहार एसआईआर का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि चुनाव आयोग को एसआईआर के जरिए मतदाताओं की नागरिकता तय न करने के निर्देश दे, क्योंकि उसके पास नागरिकता सत्यापन प्राधिकरण नहीं है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है तो ही वे ऐसा कर सकते हैं।
तो प्रशांत भूषण ने कोर्ट से मांग कर दी कि वो चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दे कि गणना फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं को रसीद दी जाएगी, जिससे उनके पास इस बात का सबूत रहे कि उन्होंने ये फॉर्म भरा है, जो उनका नाम न जुड़ने की स्थिति में मददगार साबित होगा। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में क्या जवाब दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कोल्हापुर जिले के चांदगढ़ नगर पंचायत चुनाव के लिए शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी दोनों ही एक साथ आ गए हैं। इस गठबंधन ने राज्य में बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल हाल ही में शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं से साफ कहा था कि स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। चांदगढ़ में अब यही बात जमीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ शरद पवार गुट की नंदाताई बाभुलकर और अजित पवार गुट के राजेश पाटिल ने मिलकर राजर्षि शाहू विकास अघाड़ी नाम का गठबंधन बनाया है। ये गठजोड़ इसलिए अहम और चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि अजित पवार की एनसीपी पहले से ही राज्य की सत्ताधारी महायुति गठबंधन का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जाने वाले सवाल पर एनसीपी अजित गुट की तरफ से जवाब आया था कि हम सही समय आने पर सही फैसला लेंगे। ऐसे में ये गठजोड़ और भी अहम हो जाता है। उधर बीजेपी की तरफ से इस पर सफाई सामने आई है। चांदगढ़ के बीजेपी नेता विनायक पाटिल ने इसे दोनों एनसीपी गुटों की हार का डर बताया है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नतीजों पर कोई असर नहीं डालेगा और मतदाता विधायक के प्रदर्शन के आधार पर फैसला लेंगे। लेकिन जानकारी से महज असहजता छिपाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक औपचारिक सफाई से ज्यादा कुछ भी नहीं मान रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चांदगढ़ पारंपरिक रूप से ही एनसीपी का गढ़ रहा है। ऐसे में चाचा भतीजा का स्थानीय स्तर पर साथ आना न सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि महाराष्ट्र में अगर स्थानीय निकाय चुनाव के स्तर पर ऐसा गठजोड़ हो सकता है तो विधानसभा स्तर पर भी ऐसा होना मुमकिन है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सहित महायुति की टेंशन बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि चाचा भतीजा का इस तरह हाथ मिलाना चुनाव में फायदेमंद साबित होता है या नहीं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने जा रहे हैं। 21 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पुस्तक विमोचन समारोह में वो मुख्य वक्ता होंगे। दरअसल 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ के इस अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार इस इस्तीफे पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस ने दावा किया था कि उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी ने तब कहा था कि देश धनखड़ के इस कदम पर उनके बयान का इंतजार कर रहा है। इस्तीफे के 53 दिनों बाद वो सिर्फ सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में 12 सितंबर को नजर आए थे, लेकिन वहां भी चुप्पी साधे रहे। अब लगभग 4 महीने बाद धनखड़ मध्य प्रदेश के एक कार्यक्रम में बोलने वाले हैं और इस्तीफे के बाद पहली बार होने वाला उनका ये संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। भोपाल में होने वाले इस कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि यह समारोह रविंद्र भवन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हम और ये विश्व नामक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बावजूद राजनीतिक गलियारों में ये भी अटकलें तेज थी कि उन्होंने सरकार के साथ टकराव के चलते पद छोड़ा है। हालांकि उन्होंने इन अटकलों पर कभी भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा। 21 नवंबर को मुख्य वक्ता के रूप में उनका ये संबोधन देश को उनके इस्तीफे के पीछे के असली कारणों और उनके भविष्य के रुख के बारे में एक बड़ा संकेत दे सकता है। अब देखना होगा कि 21 नवंबर को जगदीप धनखड़ क्या बोलते हैं। सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के ही एक युवा पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर गुजरात पुलिस को निशाने पर ले लिया है। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी देते हुए दावा किया कि गुजरात राज्य पुलिस की एक टीम बेंगलुरु पहुंची और भाजपा के युवा सदस्य गुरुदत्त कारकला शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया। स्वामी के मुताबिक शेट्टी की गिरफ्तारी की वजह यह थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना की थी। स्वामी ने एक्स पर लिखा कि गुजरात राज्य पुलिस की टीम बेंगलुरु पहुंची और एक युवा भाजपा सदस्य गुरुदत्त कारकला शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो मोदी की नीतियों के आलोचक थे। कई लोगों ने मुझसे इस पुलिस अत्याचार के बारे में शिकायत की है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और एक वकील के साथ अपने बयान की व्याख्या करने के लिए कहा जाना चाहिए। मैंने अपने वकील मित्रों से इस मामले को उठाने और मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उनसे हमारे स्थानीय वकील की मौजूदगी में पूछताछ की जा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि गुरुदत्त शेट्टी को बिना किसी देरी के तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर ही मोदी सरकार की नीतियों को लेकर उन पर हमलावर रहते हैं और अब एक बार फिर उन्होंने ये हमला बोला है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में आलोचना की कोई जगह नहीं है? क्या आलोचना करने पर बीजेपी अपने ही नेता को गिरफ्तार कर सकती है और वो भी किसके इशारे पर? क्या ये पुलिस बल का गलत इस्तेमाल नहीं है?
सवाल कई हैं, मगर अब देखना होगा कि इस गिरफ्तारी पर आगे क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन स्वामी के इस पोस्ट ने बीजेपी के रवैये पर कई सवालिया निशान लगा। हाईकोर्ट से रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापनों को लेकर चल रहे विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी को हर प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दिए हैं और इसके लिए कंपनी को अदालत की तरफ से 72 घंटे का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, आप तुलना करने वाला विज्ञापन चला सकते हैं, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने वाले या गलत और भ्रामक स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा, एक आम आदमी की नजर से देखें तो ये एड इंप्रेशन क्रिएट करता है कि दूसरे प्रोडक्ट्स धोखा हैं। पतंजलि को 72 घंटों में एड को सभी प्लेटफॉर्म से हटाना या ब्लॉक करना होगा। नेशनल टीवी चैनल्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर रोक। कोई नया एड नहीं चल सकता जो च्यवनप्राश को धोखा कहे या उसके मेडिकल वैल्यू पर सवाल उठाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पतंजलि के च्यवनप्राश में एड में चलो धोखा खाओ जैसे कैची फ्रेज इस्तेमाल किए गए थे, जिस पर डाबर कंपनी ने पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापनों को भ्रामक और अपमानजनक बताते हुए दिसंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को होनी है। तब तक रामदेव की कंपनी को कोई नया एड चलाने की अनुमति नहीं है जिसमें च्यवनप्राश को धोखा कहे या उसके मेडिकल वैल्यू पर सवाल उठाए गए हों। ये कोई पहली बार नहीं है रामदेव और उनकी कंपनी को झटका लगा हो। इससे पहले भी कई बार अदालत से उन्हें फटकार लग चुकी है। वहीं अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई।